students, welcome to my YouTube channel AM and Desi classes. Chemistry first, class 11th chapter first. आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry में आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट क्या होता है, जरा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. और ये मोल का मतलब क्या होता है, ठीक है. तो पहले मोल का मतलब समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें जो है मोल से हमें क्या क्या फायदे होते हैं. देखिए, जो मोल है, मोल एक वर्ड है. मोल जो है एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक में डबल ई होता है, सॉरी, ग्रीक वर्ड पाइल से लिया गया है. पाइल, ठीक है ना. पाइल में ये हमारे ख्याल से ई नहीं होता, PIL ओनली होता है, पाइल, ठीक है. इससे लिया गया है. और इसकी मीनिंग जो है, इसकी मीनिंग होती है हीप. हीप का मतलब जो है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैटर. पाइल की इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, हीप. हीप इज इंग्लिश वर्ड, और इस हीप का मतलब होता है, जो हीप है इसकी मीनिंग होती है कलेक्शन ऑफ मैटर. मतलब इसको हिंदी में कहें तो इसका मतलब क्या होता है, ढेर. हमने हिंदी में लिख दिया. तो कलेक्शन ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, ढेर. ढेर का मतलब कोई चीज, कोई सब्सटेंस लीजिए आप, उसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनको आप एक ऐसा रख दीजिए तो उसका एक ढेर बन जाएगा. उसी को हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ मैटर. और इस तरह से मीनिंग ये देखेंगे क्लास में क्या मिलेगा हमें, मोल, ठीक है ना. तो मोल की जो मीनिंग है वो ये होती है कलेक्शन ऑफ मैटर, मतलब ढेर, ये होता है. अब इस मीनिंग से हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मोल है वो जो है एक तरह की क्वांटिटी है किसकी, सब्सटेंस की. और उस क्वांटिटी में जो है, उस क्वांटिटी की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना. कि मतलब इतना जो नंबर है ये एक मोल के इक्वल होगा. जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने जो है, मान लीजिए आप मार्केट में गए और वहां पर आपने केला खरीदा, तो आपने केले की खरीदारी की होगी. तो केला आपको किस हिसाब से मिलता है, केला आपको दर्जन के हिसाब से मिलता है. आप जाएंगे तो पूछेगा आपको एक दर्जन चाहिए, मतलब दुकानदार जो है आपसे पूछेगा कि आपको एक दर्जन केला चाहिए, या आपको आधा दर्जन केला चाहिए, या आपको 2 दर्जन चाहिए. तो आपको जितने दर्जन चाहिए होता आप बताते हैं आपको इतने दर्जन चाहिए. जो दर्जन होता है, एक दर्जन में कितना केला होता है, 12 केला होता है. तो वहां पर क्या फॉर्मूला बन गया कि एक दर्जन यानी 1 डजन इज इक्वल टू कितना, 12. उसी तरीके से जो मोल है ये भी हमारा एक कलेक्शन ऑफ मैटर है. 1 मोल की भी एक वैल्यू होती है, उसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं, जो वैल्यू होती है. अब ये 1 मोल वैल्यू जो है हम कैसे फाइंड करें, कैसे इसको कैलकुलेट किया करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करें, तो इसका भी आसान तरीका है. इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ली गई थी, वो क्या थी, कार्बन 12. कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है. कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं. एक आइसोटोप आपका आता है कार्बन 12, दूसरा आइसोटोप आता है कार्बन 13, और तीसरा आता है कार्बन 14. ये हमने डिस्कस किया था, इसके पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं. तो उसमें जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो स्टैंडर्ड है. तो 1 मोल का मतलब ये होता है कि कार्बन 12
ठीक है ना। कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। खैर सभी आइसोटोप्स का आइसोटोप से इसलिए सबका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा। अब यहां पर जो मोल है इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि मोल किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी क्वांटिटी है या एक अमाउंट है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में प्रेजेंट होती है। कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब कार्बन 12 जो आइसोटोप है, इस कार्बन का 12 ग्राम ले लीजिए, 12 ग्राम ले लीजिए, कितना 12 ग्राम। इस 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने नंबर होंगे, ठीक है ना, नंबर कौन से नंबर, 12 ग्राम कार्बन के एटम्स कितने होंगे, 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम होंगे कार्बन 12 के, वही जो है 1 मोल के क्या होगा, बराबर होगा, वही 1 मोल के इक्वल होगा। तो डेफिनेशन ये बनेगी मोल की कि मोल जो है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा अमाउंट या क्वांटिटी है जो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम अमाउंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम के इक्वल होता है। बात समझ गया ना, ये इसकी डेफिनेशन बनी। तो इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, आप नोट कर सकते हैं, बहुत इजी डेफिनेशन है। तो कहने का मतलब ये है, अब यहां n जितना होगा वही 1 मोल के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन दिया था कि n को हम कैसे कैलकुलेट करें, n को कैसे यहां से सॉल्व करें और ये समझ जाए कि 1 मोल इक्वल टू इतना ही होता है। ठीक है, ये बहुत आसान बात है, कठिन बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है यहां पर कि 12 ग्राम कार्बन, अच्छा 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कार्बन 12 के एक एटम यानी 1 एटम का मास कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसका मास कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो आपको हम बता दें, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करके देखा गया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से जब कार्बन 12 के एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया तो कितना था, वो था आपका 1.99, ठीक है, 4698 ऐसा कुछ करके था, ठीक, 1.994698 बल्कि 4628 होता है, सॉरी ये 4628 है, ठीक है ना। इंटू 10 की पावर कितनी होती है, -23। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से जब कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया तो कितना आया, वो इतना आया। तो जब हम जानते हैं कि एक एटम का मास इतना है तो इतने मास में कितने एटम होगा, 1 एटम होगा। इतने मास में कितना एटम होगा, 1 एटम होगा। तो उसी तरह से 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन 12 के कितने एटम होंगे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे 1 मोल इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 12 ग्राम डिवाइड बाई 1.99628 इंटू 10 की पावर कितनी है, -23। खैर आप यहां इसको 1.99 ही केवल ले सकते हैं, 1.99 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 628 को हटा भी सकते हैं, तब भी वैल्यू आपकी अप्रॉक्स आएगी, और इस तरह से लेंगे तब भी आपकी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी।
कि लास्ट टाइम तक नहीं जाना है आपको। तो बेसिकली यहां पर कर क्या लीजिए आप लोग कि यहां पर 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 कर दीजिए, और यहां पर भी आप जस्ट सेम थिंग वही यहां भी कर दीजिए इंटू 10 की पावर माइनस 23। ये क्या है? ये ग्राम है, ये ग्राम में होगा, तो ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, ठीक है ना। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पर? सॉल्व करने पर आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, दिस अपॉन 10 की पावर माइनस 23 आएगा। अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करो तो अभी 10 जो है इसके नीचे ही रहेगा, 10 की पावर माइनस 23। हमने क्या किया? हमने इससे इसको डिवाइड कर दिया, जब इससे इसको डिवाइड किया तो इतनी वैल्यू आ गई, और ये डिनोमिनेटर में है, सॉल्व करने पर जो आएगा न्यूमरेटर में होगा। तो जब आप इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तब यहां पर वैल्यू किसमें हो जाएगी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं प्लस 23, ठीक है ना। तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल कार्बन 12 यहां लिखिए, ठीक है ना। 1 मोल कार्बन 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इतने एटम, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? इतना आ गया। तो 1 मोल की जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बात आपको यहां पर बताई गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां पर जो मोल है, ध्यान रखिए, हमने स्पेलिंग यहां पर क्या लिखा है? MOLE, और यहां पर क्या लिखा? MOL। तो जो मोल का सिंबल है वो क्या होता है? MOL होता है। मतलब जो मोल का सिंबल है, मोल, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? वो होता है केवल MOL। इसको ध्यान रखिएगा, मोल का सिंबल मोल, MOL मोल, इसका सिंबल MOLE मोल हो गया, और इसका सिंबल MOL केवल होता है। 1 मोल यहां लिखा है, 1 मोल कार्बन 12 इज इक्वल टू दिस लास्ट में। अच्छा, अब आपको हम बता दें कि आपने अवोगाड्रो नंबर पढ़ा होगा। जो अवोगाड्रो नंबर है उसको अवोगाड्रो ने इसी तरह कैलकुलेट किया, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसको जो है अवोगाड्रोस नंबर कहा गया, ठीक है। अवोगाड्रोस नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो अवोगाड्रोस नंबर को हम लोग दिखाते हैं Na से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर, एंड अवोगाड्रोस नंबर इज रिप्रेजेंट्स बाय Na। इससे अवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड Na इज इक्वल टू दिस, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहां पर एक पॉइंट और है, जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ ग्राम में कोई सब्सटेंस गिवन है और आपसे पूछा गया कि इसमें कितने मोल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फार्मूला होगा यहां पर number of moles is equal to given
तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया फॉर्मूला। इसी को और करके इन शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M। ध्यान रखिए, आपको जो सुटेबल लगे आप उस फॉर्मूले को तैयार रखिए। ये तो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमने इन शॉर्ट यहां पर लिखा, हमने नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट किया, गिवन वेट इन ग्राम्स को किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल w से, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया। तो जिस एटम या मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछा जाएगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स आप इसी फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाए। एग्जांपल जैसे आपका ये है कि मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि यहां पर जो है 10 ग्राम H2SO4, 10 नहीं बल्कि आप यहां पर कर लीजिए 100 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के कितने मोल्स होंगे, ये आपसे पूछा गया। 100 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के कितने मोल्स होंगे, इसे आप कैसे निकालेंगे, आसान सा तरीका है। आप जानते हैं n इक्वल टू W अपॉन M होता है, तो यहाँ W कितना गिवन है, आपको M कैलकुलेट करना है। W गिवन है 100 ग्राम, ठीक है ना। अब कैपिटल M कैसे निकालेंगे, कहाँ लिखिए H2SO4, तो H2SO4 में जो है H का कितना होता है 1, क्या, एटॉमिक मास, क्योंकि आपको यहाँ मॉलिक्यूलर मास रखना है, तो ये एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का, और आप मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको मालूम, क्योंकि पढ़ाया गया है। तो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास का सम कर लेते हैं, उनको आपस में जोड़ लेते हैं। जब जोड़ लेंगे जो आएगा वही उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2 है टोटल, इसलिए 1 × 2 कर देंगे, प्लस सल्फर कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 98, सॉल्व करके देखिएगा कितना आएगा 98 आएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि n इक्वल टू होता है W अपॉन M, इसलिए W कितना दिया है, W दिया आपका 100 ग्राम और M कितना आ गया 98, तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, 1.0 करके कुछ आएगा आगे 1.0, ठीक है ना, एक और 0 कितना हो जाएगा 200, तो आगे कुछ और आएगा, तो 1.002 हमने मान लिया, तो 1.002 मोल्स होंगे 100 ग्राम ऑफ H2SO4 में, ठीक। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में दोनों वैल्यूज होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकल में दोनों वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है ना, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे उसका अलग से आपको एक क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, उसी क्लास अलग से प्रोवाइड की जाएगी आपको कि न्यूमेरिकल कैसे इस पे आते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल क्लास अलग होगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, ओके। जय भारत, जय भारत।